हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में चैप्टर सेकंड जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की खुद की ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है यहाँ पर। ये जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, अब हम लोग नीचे आगे पढ़ेंगे तब हम लोग इस चैप्टर को और डिटेल में समझेंगे क्या बताया गया और क्या क्या इस चैप्टर में है। आगे आते हम लोग, पहले हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ेंगे, फिर हम लोग चैप्टर में नीचे आगे बढ़ेंगे। बिफोर यू रीड है, एपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। मतलब ये क्या है, ये वर्ड पूरे चैप्टर में आएगा, बहुत ध्यान से रखिएगा इस चैप्टर एपार्थाइड को। इसका मतलब होता है रंग भेद के कारण लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना को उत्पन्न करना। जैसे हम कहते हैं ना, काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, काले और गोरों के रंग भेद को साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा हो गया था, एकदम अत्यधिक हो गया था और लोग इससे आपस में बहुत परेशान हो गए थे। इसी पे पूरा ये चैप्टर है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड अ सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। मतलब कि इन तीनों ही कंट्रीज में कहीं ना कहीं रंग भेद था, लेकिन सबसे आखिरी तक जो रंग भेद रहा वो कहाँ पे रहा, साउथ अफ्रीका में पाया गया। यहाँ पे तो जल्दी खत्म हो गए थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, पर साउथ अफ्रीका में काफी लंबे टाइम तक ये रंग भेद का डिस्क्रिमिनेशन बना रहा। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। यहाँ पे मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को भी नेल्सन मंडेला का नाम ही नहीं मालूम है, ये है कौन। तो इसमें यही पूछा गया कि आप जानते हो नेल्सन मंडेला कौन है, कभी सुने हो इनके बारे में। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे यहाँ पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, जिसमें राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, इसी तरह मंडेला की वहाँ पे नेल्सन मंडेला की अपनी पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। ठीक है, ये मंडेला की पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब आगे है, स्पेंड a lifetime fighting against apartheid, Mandela had to spend 30 years in prison। मतलब रंग भेद के कारण वहाँ पे जितनी लड़ाइयाँ जिसमें मंडेला ने पार्टिसिपेट और उनकी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, उसके कारण मंडेला को 30 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ा था। यूपी बोर्ड के बच्चों बहुत ध्यान से देखना, प्रिजन का मतलब होता है जेल। ठीक है, इसमें मतलब 30 साल तक मंडेला जो क्या कहाँ पे रहे, जेल के अंदर रहे थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। कब वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हमारे जैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, अभी पिछले साल ही इलेक्शंस हुए हमारे यहाँ। इन अ सेम वे फिर जब मंडेला 30 साल तक जेल में रहे और वहाँ पे रंग भेद के कारण लड़ाई लड़ते रहे, फिर जा करके वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में हो पाए 1994 में। उसमें क्या हुआ, इलेक्शंस में मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। फिर उसके बाद जाकर के नेल्सन मंडेला जो है वहाँ के पहले काले प्रेसिडेंट बन पाए। ठीक है, यहाँ पे देखो, द चैप्टर इज एक्सट्रैक्ट, ठीक है, फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। मतलब बायोग्राफी तो उन्होंने जो खुद अपनी लिखी होगी बहुत लंबी रही थी, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लेके बताया गया है। He was the first black president of South Africa. It started, ये पूरा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है बताते हूँ। It started with the ceremonial installation of the first democratic government of South Africa। जैसे गवर्नमेंट स्टार्ट होती है उसकी, जैसे इंडिया में शपथ ग्रहण समारोह होता है जब नई सरकार बनती है, उसी तरह से ये चैप्टर में भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो आगे बढ़ते हम लोग। दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, ये बता चुकी हूँ। इनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, याद सकता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। मतलब जो भी उद्घाटन बोलते हैं उसको, हमने इनॉग्रेशन को उद्घाटन, तो जो भी उनकी सरकार का उद्घाटन था, जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होता है दिल्ली में, आपने देखा हो काफ़ी, मोदी जी का 3 बार हुआ है, तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। इन द सेम वे यहाँ मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। कैन यू गेस वॉट ओकेजन माइट बी। हाँ, बिल्कुल गेस करते हैं कि मंडेला जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा होगा। उसी पूरी समारोह की यहाँ पे बात की गई है कि कैसे क्या शुरू होता है, कैसे कब खत्म होता है, कौन कौन आता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, वन बाय वन वो सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। चेक योर गेस विद द न्यूज़ फ्रॉम द BBC। यहाँ पे एक आर्टिकल छपा है BBC का, वहाँ उसको हम लोग देखते हैं, जो 10 मई 1994 का है। ठीक है, नीचे बढ़ते हम लोग, ये इनका BBC का आर्टिकल है, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे।
मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। उस आर्टिकल की हेडलाइन थी जब ये छपा था बीबीसी के न्यूज़पेपर में कि मंडेला जी पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं साउथ अफ्रीका के। अब इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला has become a South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। पहले वहाँ पे क्या था कि सफ़ेद मतलब कि वाइट मतलब कि गोरे लोगों का रूल चलता था, शासन चलता था। वहाँ सिर्फ गोरे लोगों के बारे में बात की जाती थी, उन्हीं के पास सारे राइट्स थे, उन्हीं के पास सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते थे और उन्हीं के पास सारे चीज़ों की ज़्यादातर चीज़ों की उन्हीं के पास थी सब कुछ। तो 30 सालों तक कह सकते हो, 30 सेंचुरी तक कह सकते हो वाइट लोगों का रूल रहा, उन्हीं लोगों की तानाशाही चलती रही। ब्लैक लोगों को कोई नहीं पूछता था, ब्लैक लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता था, उनके पास कोई राइट्स एंड रूल्स नहीं थे। फिर इसके लिए नेल्सन मंडेला जी लड़े, वो वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द फ्रीडम फाइटर ऑफ दिस नेशन साउथ अफ्रीका। तो उसी के बारे में है कि 3 सेंचुरी के बाद जाकर के नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी 125 आउट ऑफ 400 सीट्स इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका। पहली बार वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, उसमें से 400 सीटें वहाँ पे रहती हैं, जिसमें से मंडेला साहब कितना जीतते हैं और उनकी पार्टी कितना जीतती है, 252। अगर आपको मालूम है तो मुझे ज़रूर लिख के बताना कि इंडिया में कितनी सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा में इंडिया की कितनी सीटें, जरूर लिख के अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और उसमें से बीजेपी और उसके अलायंस, बीजेपी प्लस मतलब जो उसके सारे अलायंस हैं, उन्होंने मिल करके इस बार कितनी सीटें जीत के भारत में सरकार बनाई है। ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि इंडिया में कि लोकसभा में कितनी सीटें और उसमें बीजेपी और उसके अलायंस कितनी सीटें जीत करके सरकार बनाई हैं। तो इन सेम वे हम ये देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि 400 सीटें रहती हैं, जिसमें से 252 नेल्सन मंडेला की पार्टी जीतती है और मोर देन हाफ रहती है। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ सीट्स कौन जीतता है, नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी। तो पहली बार जो है इलेक्शंस भी वहाँ पे होते हैं और ये सरकार बनाते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। कहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है बताओ? यूनियन बिल्डिंग। जैसे हमारे यहाँ है, क्या है हमारे यहाँ रेड फोर्ट है, और अभी हमारे यहाँ भारत मंडपम बना है जहाँ पे हमारी G20 की हमारे यहाँ वो हुई थी, बैठक हुई थी। उस तरह उनके यहाँ भी एक यूनियन बिल्डिंग रही है, वहाँ पे उनके यहाँ इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया उनका शहर है, कैपिटल है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। मतलब जैसे हमारे यहाँ जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो आप देखते हैं हम लोग आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते हैं, हम लोग चाइना, जापान, रशिया के पुतिन साहब को, इजराइल के नेतन्याहू साहब को, सबको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं अपने यहाँ। जब 26 जनवरी को भी हमारे यहाँ परेड होती है या तो हम लोग बड़े बड़े डिग्नेटरीज को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। इन अ सेम वे जब उनके यहाँ भी शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, वो भी दूसरे देशों के बड़े बड़े लोगों को बुला रहे थे, पॉलिटिशियंस को और हायर डिग्नेटरीज को बुला रहे थे। 140 कंट्री से लोग आए हुए थे उनके शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उस पल को जीने के लिए आप कह सकते हो, पूरी दुनिया से, अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आप कभी भी यहाँ पर जो है ब्लैक या वाइट लोगों में कभी भी कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना एक का दूसरे पर दबाव बढ़ेगा, ना एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे खुशहाली रहेगी, शांति रहेगी, लोग एक दूसरे ब्लैक एंड वाइट एक दूसरों की इज्जत करेंगे, एक दूसरों के राइट्स को मानेंगे, एक दूसरे को राइट्स देंगे। ऐसा मंडेला साहब कहते हैं वहाँ पे जब एड्रेस कर रहे होते हैं माइक पे खड़े होकर अपने पोडियम पर। अब देखो, Jubilant scenes from the streets of Pretoria followed by the ceremony with blacks and whites and colored breathing together। अब देखो पहले क्या था कि ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी या उनके साथ कोई अपना काम शेयर नहीं कर सकते थे, पर आज क्या था कि ब्लैक्स वाइट और डिफरेंट, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग कह सकते हो कलर्ड लोग में आ जाएंगे। हम लोग ना पूरे ब्लैक्स हैं ना पूरे वाइट्स हैं। जो इंडियंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं एक तरह से आप कह सकते हो। तो ब्लैक्स थे, वाइट्स और कलर्ड जो लोग थे, सब लोग एक साथ बैठ के इस चीज़ को जो नई सरकार वहाँ साउथ अफ्रीका में बनी उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन
100,000 साउथ अफ्रीकन मेन्स, वुमेन, चिल्ड्रेन ऑल ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। मतलब पूरे जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, मेन थे, वहाँ के वुमेन थी, वहाँ के बच्चे थे, एक साथ नाच रहे थे, कूद रहे थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उस पल को जो नई सरकार बनी है उसका हिस्सा बन रहे थे, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे एक तरह से आप कह सकते हो। नीचे हम लोग बढ़ते हैं, ये एक्टिविटी दी है, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे 10th May drought bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly designed by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before an inauguration. तो कब की शुरुआत बताई गई है? 10 मई की। कब की? 10 मई। 10 मई ये डेट याद रखना, एकदम मन से याद रखना। यहाँ पे मंडेला साहब क्या बोलते हैं? 10 मई की जो उनकी सुबह थी वो एकदम चमकदार और साफ थी पिछली और जगह जो उनकी सुबहें हुई थी। पिछली कुछ दिनों से मंडेला साहब मतलब बोलते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही खुशी से गण्यमान्य जो व्यक्ति आ रहे थे, डिग्निटरीज आ रहे थे और दुनिया भर के जो नेताएं आ रहे थे उनसे वो घिरे हुए थे। जो शपथ ग्रहण समारोह के पूर्व उनसे मिलने आ रहे थे, उनको बधाइयाँ देने आ रहे थे, उन लोगों के आसपास उन लोगों के साथ वो पूरे मंडेला साहब घिरे हुए थे। यह समारोह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक सबसे बड़ा सम्मेलन आप भी कह सकते हो। द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever on the international leaders on South Africa soil। मतलब साउथ अफ्रीका की जैसे बोलते हैं ना भारत माता की धरती पर, भारत की मिट्टी पर, उसी तरह से साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर ये अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स आ रहे थे उनका सबसे बड़ा गैदरिंग था एक तरह से। ऑन 10th में कब की बात ये है, इसको याद रखना, 1994 की बात ये है। ऑन 10th में 1994 द फर्स्ट कह सकते हो डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ये वर्ड याद रखना, नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, बनी थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? यूनियन बिल्डिंग में हुई थी, प्रिटोरिया की हम पहले पढ़ चुके हैं। वेयर मेनी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैड गैदर्ड, जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े नेताएं आकर के वहाँ पे एकत्रित हुए थे। अब हम लोग नीचे पढ़ते हैं यहाँ पे, The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been a seat of white supremacy. इस बात को याद रखना, white supremacy की। And now it was the seat of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of the South Africa's first democratic non-racial government। मतलब कह सकते हो कि अभी तक क्या था कि सिर्फ वाइट लोगों की सुप्रीमेसी हुआ करती थी, वाइट लोगों के ही तानाशाही कह सकते हो चलती थी साउथ अफ्रीका पर इस बार क्या था कि जो समारोह था ये प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में आयोजित हुआ था, जहां लाल पत्थरों की सुंदरता देखने ही बनती थी। कई दशकों तक यह गद्दी श्वेत शासकों को कह सकते हो, श्वेत मतलब वाइट की थी, पर अब यह इंद्रधनुष किसे कंपेयर किया गया? रेनबो से। इंद्रधनुष के समान विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकाकरण या एकत्रितकरण की थी, जो साउथ अफ्रीका की प्रथम डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना को बता रही थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इस वर्ड का मतलब देखो ये क्या लिखा हुआ था, एम्पी थिएटर मतलब होता है एक बिल्डिंग जिसकी रूफ टॉप नहीं, जो ओपन है ऊपर से। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज सिटिंग, जैसे नहीं सिनेमा हॉल होती है जहाँ पे एक सीट लगी है, उसके पीछे एक सीट उसके थोड़ी सी ऊपर लगी, फिर उससे ऊपर एक सीट पूरी लाइन से लगी हुई है, फिर उसके ऊपर से एक नहीं ABCDEFGMN करके लगी हुई है। तो वही होता है सेम वे, वहाँ पे भी ऐसी सीटें लगी हुई थी, लेकिन बस ये था कि छत नहीं थी वहाँ पर।
तो पूरा सेरेमनीज वहीं होने वाली थी। सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन, मतलब वहाँ पे लाल पत्थरों का खूब बढ़िया काम हुआ था जहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई थी बिना छत के। ये कहाँ पे हुआ था? यूनियन बिल्डिंग में ये जगह थी। प्रिटोरिया वहाँ की कैपिटल है और जहाँ पे लंबे समय तक कह सकते हो वाइट लोगों की सुप्रीमेसी मतलब डिक्टेटरशिप हुआ करती थी। और अब ये पूरी जगह जो है रेनबो की तरह मतलब हर कलर के लोग वहाँ पे एकत्रित थे। ब्लैक भी थे, कलर्ड पीपल भी थे और वाइट्स भी वहाँ एकत्रित हुए थे। जो साउथ अफ्रीका पे सबसे बड़ी जो सरकार बनने वाली थी, जो डेमोक्रेटिक, जो लोगों के द्वारा चुनी गई थी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो नॉन रेशियल थे, जिसको रंग भेद पे एकदम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना था सरकार में आने के बाद, वैसी गवर्नमेंट वहाँ पे बनी थी जिसको देखने के लिए सब लोग एक साथ उस बिल्डिंग में एकत्रित हुए थे। इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। नीचे हम लोग आते हैं। on that lovely autumn day, अब देखो बेटा, सबसे पहली बात, ये मई महीने की बात यहाँ पे हुई है। अपने इंडिया में तो इस समय ऑटम रहता नहीं है, तो इनके यहाँ कैसे ऑटम आ गया? इन्होंने इस ऑटम की बात कहाँ से कर दी? अब बताओ। देखो ये पूरा ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे क्या है? साउथ हेमिस्फीयर है। इंडिया यहाँ पर कहीं पर है और साउथ अफ्रीका यहाँ पर कहीं पर है। जब यहाँ पे स्प्रिंग रहता है तब यहाँ पर क्या आ जाता है? ऑटम आ जाता है। तो इन सेम वे बेटा साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था? ऑटम चल रहा था मई के महीने में। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ऑन अ लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied with my daughter, मतलब ये अपनी बेटी के साथ आए हुए थे वहाँ पर। किसके साथ आए हुए थे? अपनी बेटी जेनानी के साथ आए हुए थे। नाम याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चंस में पूछता है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट sworn एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। एक सेकेंड, ये नेल्सन मंडेला की फोटो दी हुई है, इसको आप आराम से देख सकते हो। थॉबो मिकाबी वॉज sworn एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो देखो क्या होता है साउथ अफ्रीका में, पहले वहाँ पे कौन शपथ लेता है? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो रहते हैं, जिनका नाम क्या रहता है बेटा? क्लर्क। वो सबसे पहले जाके स्टेज पर शपथ लेते हैं। फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो जाकर के स्टेज पे शपथ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जाकर के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं, ये याद रखना। मतलब और पता है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, ऑटम को कौन सा ऋतु बोलते हैं? शरद ऋतु बोलते हैं, जो पतझड़ का महीना रहता है। तो पतझड़ के सुहाने दिन में बताते हैं कि मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ आया था। और सबसे पहले मंच या स्टेज पर जो सेकंड प्रेसिडेंट रहते हैं क्लर्क, वो शपथ लेते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं थाबो मिकाबी, वो प्रेसिडेंट की पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद में उनकी नेल्सन मंडेला की बारी आती है, फिर जाके नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं। इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। इतनी बात आप सबको समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेल्सन मंडेला शपथ लेते तो क्या बोलते हैं? व्हेन इट वाज माय टर्न, जब नेल्सन मंडेला का बारी आती है शपथ लेने की, वो बोलते हैं आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो क्या बोलते हैं कि मैं इस संविधान की शपथ लेता हूँ और मैं संविधान का सम्मान करूंगा और स्वयं को गणतंत्र और उसके नागरिकों की भलाई के लिए समर्पित करता हूँ। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इस संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं इस संविधान का सम्मान करूंगा और अपने आप को डिवोट कर दूंगा रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मतलब साउथ अफ्रीका के लोगों को अपने आप को उनके लिए डिवोट कर दूंगा। उन्हीं की खुशी मेरी खुशी, उनका दुख मेरा दुख, उनके ऊपर मैं पूरा समर्पित हो जाऊंगा। इतनी सी बात समझ में आती है। टू द पीपल एसेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो वहाँ पे गणमान्य लोग आए थे और जितने भी डिग्नेटरीज आए थे उनके लिए वो क्या बोलते हैं? टुडे all of us by our presence here
confirm glory and hope of newborn liberty। क्या बोलते हैं? आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा बताते हैं कि इस नई जन्मी स्वतंत्रता को सम्मान करेंगे और नई उम्मीदें रखेंगे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasts too long must be born a society of which all humanity will be proud। अभी तक जैसा डिजास्टर चलता रहा कि सिर्फ वाइट लोगों की सुप्रीमेसी रही, उनकी प्रधानता रही, ब्लैक लोगों को एकदम भी इज्जत सम्मान और कुछ नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूँ जो ऐसा डिजास्टर फैला था यहाँ पर वो अब खत्म, जो बहुत लंबे समय तक चलता रहा वो अब खत्म हो जाएगा और आज से एक नई सोसाइटी का जन्म होगा। बॉर्न न्यू सोसाइटी, आज से एक नई सोसाइटी का जन्म होगा जहाँ पर सारी ह्यूमैनिटी के लोग खुशहाली से रहेंगे, प्राउड से रहेंगे, गर्व की भावना लोगों के अंदर रहेगी। इतनी बात समझ में आती है? जो भी यहाँ पे मानवीय जो त्रासदी का अनुभव करते रहे ब्लैक लोग, तो ऐसे समाज का जन्म होगा जहाँ पे सभी को संपूर्ण मानवता का पे गर्व होगा, जहाँ पे सब लोग खुशी से रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इच्छाओं को मानेंगे, एक दूसरों की गुड वेलबींग रहेंगे। ठीक है, we who were outlays not so long ago have today, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है we who were outlays का मतलब लिखा हुआ है कि because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off their diplomatic relations with South Africa। देखो बेटा, जैसे अभी मैं वीडियो शूट करी उसके पहले अभी इंडिया पाकिस्तान में क्या खूब युद्ध हुआ। हमने इंडिया जो कि जब उन्होंने हमारे टूरिस्ट को पहलगाम में मार दिया था, यहाँ से देखो इसका संबंध नहीं है पर एक स्टोरी निकल के आएगी जो आपको समझ में आएगी। तो हमने उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उनके सारे जो आतंकियों के अड्डे थे जो पीओके में भी थे और जो पाकिस्तान में भी थे उनको हमने मारा। वहाँ उनके आतंकी हमले में काफ़ी जो हमारे आतंकी हमलों में काफ़ी उनके आतंकवादी मारे गए। फिर उन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन से अटैक किया, मिसाइलें दागी, हमारा S-400 उसका जवाब दिया। पर क्या हुआ उसके बाद? अमेरिका आया और उसने हमारे समझौते कराए और सारी चीज़ें कराई। और अगर हम यही चीज़ नहीं मानते तो बहुत सारे देश जो हैं, अब देखो जो पाकिस्तान के साथ तुर्की उनके साथ चला गया कि हम तो, क्योंकि जो ड्रोन उन्होंने हमारे ऊपर मारे वो तुर्की के ड्रोन थे, अजरबैजान उनके पास चला गया। तो हम कहीं ना कहीं अलग थलग ना पड़ जाएं, तो इसलिए हमने समझौता किया। हमने सोचा कि नहीं, वॉर में कुछ नहीं रखा है, हम वॉर को नहीं मानेंगे। इसीलिए देखो ऐसे क्या हुआ साउथ अफ्रीका में, वहाँ इतना रंग भेद बढ़ गया था, इतना ज़्यादा काले गोरों में इतना आपस में आतंक फैल गया था कि बहुत सारे जो बड़े बड़े देश थे जो उनके साथ ट्रेड करना चाहते थे पहले, उन्होंने सारे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए थे साउथ अफ्रीका के साथ। उन्होंने कहा था पहले आप अपने देश के अंदर शांति लाइए, अपने देश के अंदर सब कुछ सही करिए, फिर हम आपसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे, फिर हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, फिर हम आपके साथ अच्छे रिलेशंस रख पाएंगे, अपनी जो एम्बेसी है अब वो आपके यहाँ चालू कर पाएंगे। तो वही बात लिखी हुई है कि जो पहले काले और गोरों के बीच में इतना रंग भेद हो गया था, जिसको जो सारे बड़े बड़े देश अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए थे, अब वो वापस आ सके, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। वी who were outlays not so long ago have today been given the rare privilege to host a nation of the world on our own soil। जो देश हमसे दूर भाग गए थे, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए थे और हमारे अपनी एम्बेसीज को बंद कर दिए थे, आज वो हमारी धरती पर आए हुए हैं, हमारी मिट्टी पर आए हुए हैं। ये बात यहाँ पे लिखी है। We thank all of our distinguished international guests for having to come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice and peace for human dignity। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सारे बड़े देश पहले हमसे दूर चले गए थे और हमारे पास नहीं आना चाहते थे, तो आज वो सब आखिरकार आए हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि हमारे साथ फिर अच्छे उनके साथ रिलेशंस हो जाएंगे, हम फिर एक विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे जो जिसमें जहाँ पे जस्टिस रहेगा, पीस की बात उन्होंने की है, ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवता की बात उन्होंने की है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर देखिए लिखा हुआ है ना, we have
एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेनेशंस, वी मतलब कि फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन। नेल्सन मंडेला जब बचपन में थे तब वो पहले उनको लगता था नॉर्मल सी कि मैं नदी में नहा लूँ, ये कर लूँ, उतना ही मेरे बहुत फ्रीडम है। लेकिन जब वो बड़े होते फिर उनको मालूम चलता है कि नहीं, यहाँ तो हमारे लिए ब्लैक लोगों के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शन से इसीलिए तो उनका मेन कारण था चुनाव लड़ना और आंदोलन करना, जहाँ से ब्लैक लोगों को जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उससे उनको फ्रीडम मिल सके। वी प्लेज ourselves to liberate from all our people from the continuing bondage of poverty, depreciation and suffering, gender and other discrimination। 1 मिनट ऊपर कर दीजिए, समझ में आएगा आपको। देखिए चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डिग्निटी तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर हम यहाँ पढ़ते हैं, वी हैव at last achieved our political emancipation, we pledge ourselves to liberate of all our people from the continuing bondage of poverty, depreciation, suffering, gender and other discrimination। ये नेल्सन मंडेला यहाँ पर बात बोलते हैं। ये देखिए इमेंसिएशन का ये आपको लिखा हुआ है मीनिंग, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि सारे जो आपके रिस्ट्रिक्शंस लगे थे अब उससे आपको क्या है, फ्रीडम मिल चुकी है। अब आप पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा और आप एक स्वच्छंद होकर के ज़िंदगी जी सकेंगे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला प्रॉमिस करते हैं कि हम हर तरह की पॉवर्टी को, जितनी भी सफरिंग्स हैं और डिस्क्रिमिनेशन है, उसको समाज से, सोसाइटी से मैं बिल्कुल भी हटा दूंगा। और प्रॉमिस करते हैं कि दैट न्यू सोसाइटी वुड बी ब्रिंग होप, इक्वलिटी, फ्रीडम टू ऑल। और एक ऐसी समाज, ऐसी सोसाइटी का गठन करूंगा, ऐसी सोसाइटी बनाऊंगा जहाँ पे होप रहेगा। क्या रहेगा? होप रहेगा, इक्वालिटी की बात रहेगी वहाँ पे, और जहाँ पे फ्रीडम रहेगा सबके लिए, सबको आराम से जीने, खाने पीने के लिए स्वच्छंद रहेंगे। ऐसे समाज की नेल्सन मंडेला यहाँ पे कामना करते हैं। फिर आइए देखते हैं, नेवर 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 अगेन शैल it be that this beautiful land will again experience an oppressions of one another। तो मंडेला साहब क्या बोलते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि अब कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि लोगों को किसी भी तरह का उत्पीड़न की समस्या होगी, किसी भी वीडियो में उनको जकड़ा जाएगा, कोई भी तकलीफ रहेगी, कोई भी उनको रंग भेद के कारण कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। अब ऐसा सब चीज़ों से मुक्त कर दिया जाए। कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि यह सुंदर धरती फिर से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़न करने का अनुभव प्राप्त होगा। अब यहाँ पे कभी भी मतलब कि कोई भी उत्पीड़न कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो, नहीं होगा, एक दूसरे पर कभी नहीं होगा। The sun shall never set on the glorious as human achievement. Let's freedom design. God bless Africa। तो क्या कहते हैं, एक ऐसी महान मानवीय सफलता का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। अब ऐसा सन उगेगा, ऐसा सूरज उगेगा जहाँ पर हर आदमी को प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो रहने, खाने, जीने की स्वतंत्रता रहेगी। और ऐसा सन अब कभी अस्त नहीं होगा, कभी भी जो है ऐसा सन कभी सनसेट नहीं होगा। अब ये सन हमेशा बरकरार रहेगा और स्वतंत्रता का शासन रहेगा। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे, ऐसी बात यहाँ पे मंडेला साहब बोलते हैं। नीचे आते हैं ओरल। देखिए बच्चों, मैंने चैप्टर फर्स्ट के जितने भी ओरल कॉम्प्रिहेंशन थे, क्वेश्चन आंसर थे, मैंने उसको वीडियो में करा दिया है, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो। और इन सारे नेल्सन मंडेला के भी सारे जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन के हैं क्वेश्चन आंसर्स, मैं इसको इसके चैप्टर के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद मैं करा दूंगी। उसको पीपीटी के फॉर्म में कराती हूँ और मैं अपना ये जो पीपीटी है उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से पीपीटी को आप ले भी सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स मैं अगली वीडियो में करा दूंगी। और उसके बाद में अभी एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज का वीडियो भी लेकर आऊंगी हर चैप्टर वाइज, जो पिछले साल सीबीएसई या यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectator
array of South Africa, jets, helicopters and troops carriers rode in the perfect formation over the Union building। जैसे आप देखते हो कि अपने 26 जनवरी को जब परेड होती है तो क्या होता है, आसमान में हम लोग अपने जितने भी हेलीकॉप्टर्स रहते हैं, जैसे रफाल रहता है, जेट एयरवेज रहते हैं, फाइटर प्लेन्स रहते हैं, उनको देखिए जब मोदी जी बैठते हैं, राष्ट्रपति जी मुर्मू जी बैठती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, तो उसके ऊपर से उड़ाया जाता है, दर्शक दीर्घा में उड़ाया जाता है, दिखाया जाता है कि हमारे भारत की कितनी शक्ति, हमारे पास क्या क्या शक्तिशाली प्लेन्स हैं, जैसे रफेल हमारे पास है, कितनी जेट एयरवेज हमारे पास, कितनी फाइटर प्लेन हमारे पास है, हम लोग सुखोई को दिखाते हैं, हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को वहाँ पे दिखाते हैं, हम लोग अपने शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि नहीं 26 जनवरी को। अगर आप ना देखिए तो प्लीज जाकर यूट्यूब पे पिछले 26 जनवरी का एक वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसी सेम तरीके से साउथ अफ्रीका में भी जब ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो जहाँ पे लोग बैठे थे और जहाँ पे सब कुछ ये हो रहा था, उसके ऊपर से जेट एयरवेज, जेट प्लेन्स उड़ा रहे थे, हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया जा रहा था, फाइटर प्लेन्स को उड़ाया जा रहा था, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ाया जा रहा था, कि हम अपने मतलब एक इंप्रेशन अपने दिखाया जा रहा था, इंप्रेशन डिस्प्ले किया जा रहा था, अट्रैक्टिव बनाया जा रहा था, कलरफुल बनाया जा रहा था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम कितने शक्तिशाली, हमारे सैनिक कितने शक्तिशाली हैं। मतलब कुछ ही क्षण बाद क्या हुआ कि सम्मान समारोह में दक्षिण अफ्रीका में दिखाया गया, जेट दिखाया गया, हेलीकॉप्टर दिखाया गया, सैनिकों का बल दिखाई दिया गया और हवाई जहाज का शानदार कर्तव्य दिखाई दिया कि कैसे कैसे इतने अच्छे हमारे पास है। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ये सब गरज रहे थे, बरस रहे थे, ये सब गुजर रहे थे वहाँ से। अगर ना समझ में आए साइन का मतलब, एक बार आप जा करके DD नेशनल का वीडियो खोल कर या कहीं भी पिछले 26 जनवरी का वीडियो जरूर देखिएगा। आप अभी जो बीता है 26 जनवरी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे सेम वे इंडिया में होता है, यही चीज़ इस समय साउथ अफ्रीका में हो रही थी। मतलब मिलिट्री पावर और साउथ अफ्रीका को डिस्प्ले किया जा रहा था। हाँ, मंडेला हैड टेकन द वोट, और उसके बाद क्या होता है कि साउथ अफ्रीका जेट वर डिस्प्लेड, द मिलिट्री पावर्स वर डिस्प्लेड, दे आल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री फॉर डेमोक्रेसी, की मिलिट्री भी जो है आज डेमोक्रेसी जब साउथ अफ्रीका में आई है उसके लिए कितनी लॉयल है, ये भी दिखाया जा रहा था। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स जो है वो साउथ अफ्रीका के जो मंडेला साहब को सल्यूट भी कर रहे थे। इट वॉज not only a display of pinpoint precision and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy। मतलब कि मिलिट्री जो है साउथ अफ्रीका की वो भी डेमोक्रेसी जो बनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बनी, उसके लिए मिलिट्री भी बहुत लॉयल है। मतलब वो भी उनके साथ अच्छे से काम करके साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता को बढ़ाएगी, साउथ अफ्रीका को बढ़ाएगी। डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जहाँ पे मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन साउथ अफ्रीका में इस बार हुए थे और मंडेला साहब की जो गवर्नमेंट थी वो आई थी। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है जिसके साथ मिलिट्री भी बिल्कुल लॉयल थी, ये भी यहाँ पे पूरे बातों में बताया गया है। ओनली मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस एंड देयर चेस्ट बेग्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम days gone by saluted me and pledged their loyalty। जो वहाँ की जैसे नहीं हमारे CDS हैं और सेना के प्रमुख हैं, थल सेना के, वायु सेना के सारे प्रमुख हैं, और जैसे NSA साहब है हमारे यहाँ जी डोभाल साहब, और सब लोग अपने मेडल्स अपने छाती पे लगाए हुए आए हुए थे। अपने सारे मेडल्स को नहीं हमारे पहन के आप देखेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड को एक बार जरूर जाके आप देखिएगा। अगर आपने कभी ना देखा हो तो आपको सब कुछ यहाँ से बात समझ में आ जाएगी। वो लोग मेडल्स लगाए, एकदम मंडेला साहब को सल्यूट कर रहे थे। अब मंडेला साहब मतलब एकदम खुश हो गए थे ये सब चीजें देख करके, और अपनी लॉयल्टी को मंडेला साहब के सामने दिखा रहे थे। ठीक है, नई सरकार को अपनी एक सहमति दे रहे थे, आप कह सकते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल फॉर द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर they would not have saluted but arrested me। तो मंडेला साहब के मतलब दिमाग में एक बात और याद आती है कि आज से कुछ साल पहले ये लोग अगर मुझे मिल गए होते तो मुझे सल्यूट बिल्कुल ना करते, उल्टा मुझे ये लोग अरेस्ट कर लेते। क्या कर लेते? अरेस्टेड मी। क्योंकि उस समय रंग भेद के कारण काफ़ी साउथ अफ्रीका में कह सकते हो कि दंगे चल रहे थे, तो ये लोग क्या करते, आज सल्यूट कर रहे हैं लेकिन कुछ साल पहले ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेते। फाइनली at Chevron of Imphal, jets lets a smoke trail of the black, red, green, blue and gold
टू अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। आपने कभी साउथ अफ्रीका का फ्लैग देखा है? ये देखिए साउथ अफ्रीका का फ्लैग है ये। तो इसमें देखिए क्या है, सारे रंग दिखाए गए हैं कि नहीं दिखाए गए हैं? रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, गोल्ड है, मतलब ये कहाँ से लिए गए हैं? ये यहीं से लिए गए हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आती है आप लोग को? जो साउथ अफ्रीका के झंडे हैं वो यहीं से लिए गए हैं। इसमें सारे रंग यहाँ से, जो यहाँ पे आकृतियों में जो है जेट एयरवेज के सारे रंग आ रहे थे, स्मोक से निकल रहे थे, वहीं से जो है साउथ अफ्रीका के झंडा भी यहीं से मतलब अडॉप्ट किया गया है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम। जैसे इंडिया में क्या है, वन नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक। तो इन अ सेम वे साउथ अफ्रीका में क्या था, दो नेशनल एंथम थे। क्यों दो नेशनल एंथम थे? एक ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम हुआ करता था और एक वाइट लोगों का नेशनल एंथम हुआ करता था। तो आज क्या हो रहा है, जब शपथ ग्रहण समारोह में उस दिन दोनों ही नेशनल एंथम को बजाया गया है। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्ट्रीम एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। मतलब आज क्या था कि जो ब्लैक लोग थे वो वाइट लोगों का नेशनल एंथम गा रहे थे, और जो वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम यहाँ पे आप देखेंगे कि गा रहे थे। The white sang the black's national anthem and the black sang the white's national anthem to end of the, कि हम अब कोई झगड़ा लड़ाई नहीं रहेगा, अब एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे चलेगी। हमारे दोनों ही राष्ट्रगान गाए जा रहे थे उस दिन। मंडेला साहब बता रहे हैं कि बहुत ही यादगार पल बन गया था। अब नीचे आते हम लोग। Although that day neither groups knew the lyrics of the anthem, they once despised when they would soon know how the words by heart। लेकिन क्या हुआ, देख अपना हमेशा नेशनल एंथम गाते रहते हो, तो आपको क्या, आपको बांग्लादेश का नेशनल एंथम याद है, पाकिस्तान का याद नहीं याद है। इन द सेम वे जो वाइट्स को ब्लैक्स का नहीं याद था, लेकिन अपने दिल से गा रहे थे, चाहे उनके लिरिक्स, उनके वर्ड्स बिल्कुल गलत प्रोनाउंस हो रहे थे, लेकिन अपने दिल से लेकिन वो गाने की पूरी कोशिश किए थे और सही से गा भी रहे थे। उनको उसकी धुन बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने निरंतर समझा और जल्द ही उसको अपने दिल से याद कर लेने की बात रखी और दिल से याद करके उसको गाया भी उन्होंने। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years ago, after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो क्या होता है बताते हैं लोग कि 20th सेंचुरी मतलब आप समझते हैं 1901 से लेकर के 1999 तक की बात, ठीक है। तो बताते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ जो 20th सेंचुरी थी, सारे ब्लैक लोग अब जो जितने भी उनके अपने ब्लैक लोगों में वाइट लोगों में आपस में कोई मन मुटाव रहा होगा, उसको भुला करके बोले एक साथ एक गवर्नमेंट बना लेते हैं जिसमें वो ब्लैक लोगों को डोमिनेट करते हैं, उनको रेशियल डोमिनेंस मिलता है ब्लैक लोगों को। नेल्सन मंडेला याद करते, रिमेंबर्ड अबाउट द डे in the history where white had formed a system of racial dominance, okay, against black। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि शपथ ग्रहण समारोह दिन वो इतिहास को याद करते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, मतलब कि 1901 से लेके 1910 की बात वो बताते हैं कि प्रथम दशक में जो पीड़ादायक लोग थे, उसमें एंग्लो वॉरियर युद्ध के कुछ वर्ष बाद ही क्या होता है कि जो ब्लैक लोग होते हैं, वाइट लोग होते हैं, गोरी चमड़ी वाले लोग होते हैं, वो अपने आपसी झगड़ों को दरकिनार कर देते हैं और देश के लिए, काली चमड़ी वाले लोगों के लिए खिलाफ एक रंग भेद की प्रणाली वाली सरकार बनाते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। नीचे आते हम लोग। and made a dominance over against skin
गवर्नमेंट पीपल, ठीक है। द स्ट्रक्चर दैट क्रिएटेड formed by the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। ऐसी सरकार बनी थी जो बहुत ही हार्श थी ब्लैक लोगों के ऊपर, एकदम अनह्यूमन एक्टिविटीज उन लोगों के ऊपर कर रहे थे, एकदम हार्श सोसाइटी थी जहाँ पे एकदम ही उन लोग के पास कुछ भी कह सकते हो जीने की स्वसंद नहीं थे। पॉलिसी ऐसी बनाई गई थी जहाँ पे एकदम रेशियल सेग्रीगेशन हो रहा था। क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड ऑन द कंट्री एंड इट्स पीपल। ऐसा गहरा वो कह सकते हो चोट लेके चली गई थी कंट्री के ऊपर जो काफी लंबे समय तक चलती रही। नाउ in the last decade of 20th century, my own 18 decades as man that system had been, मतलब कि लास्ट की बात करें तो ये बात इन्होंने बताई है कि 1990 से लेकर के 1999 तक की बात बताई है कि इट वॉज अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज राइट्स एंड द फ्रीडम फॉर ऑल। अब यहाँ पे क्या हो गया था कि देखो सरकार आ गई डेमोक्रेटिक फॉर्म, नेल्सन मंडेला की सरकार अब यहाँ बन गई थी डेमोक्रेटिक तरीके से। तो अब क्या हो गया था, सारे राइट्स और फ्रीडम लोगों को आराम से ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लोग को बराबर तरीके से मिल गया। देखो अब होता है कि नेल्सन मंडेला की सरकार आई है तो अब वो चाहते तो व्हाइट लोगों पे जो है तानाशाही मचा सकते थे, उनको ब्लैक लोगों को आगे बढ़ा सकते थे और व्हाइट लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ला सकते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं ऐसी सरकार बनाऊं जहां पे हर आदमी के पास इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हो, हर आदमी खुल के जिए, खुले आसमान में सांस ले सके। वो बिल्कुल भी किसी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहते थे, किसी के ऊपर रंग भेद नहीं थोपना चाहते थे और एकदम खुल के सबको रहना देना चाहते थे। तो हम लोग नीचे बढ़ते हैं आगे। वही बात लिखी हुई है, ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ दैट रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम फॉर द पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। मतलब ऐसी सरकार अब बनी थी जहाँ पे कलर का कोई मतलब नहीं था, एकदम रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ पे सबके पास फ्री राइट्स थे, फ्रीडम थी, एकदम सब स्वच्छंद थे। वही बात यहाँ पे सेम बात लिखी हुई है। मंडेला सरकार आने के बाद सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुका था। अब नीचे आते हम लोग। दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifices of thousands of the people whose sufferings and courage can never be counted or repaid। मतलब बताते हैं कि वो दिन आ चुका है जहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है, पर जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ के मर चुके हैं, अब उनकी सफरिंग्स को हम लोग बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते हैं। अब हम उनको कैसे मतलब श्रद्धांजलि दें वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। ऑन द ऑक्यूपेशन डे मंडेला रिगार्डेड द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड रिमेंबर देयर सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम फॉर देयर डिस्क्रिमिनेशन। उस दिन एकदम जो ऑक्यूपेशन डे था उस दिन मंडेला याद करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जिंदगी, अपने प्राण की बलिदान दे चुके थे, निछावर कर चुके थे इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। तो याद करते हैं उस दिन को। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days, that I simply the son of all those African patriots who had gone before me। तो ये याद करते हैं, he thought of himself as a son of all those African patriots who sacrificed their lives before him। वो कहते कि मैं सबका एक सम बन चुका हूँ, सबको मिला करके मैं एक आदमी बन चुका हूँ, कह सकते हो। जितने भी अफ्रीकन लोगों ने इस धरती पे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ते हुए अपने जान का बलि दे दिया या जान निछावर कर दिया है, उन सब के लिए मैं एक प्रतीक बन चुका हूँ। तो इस बारे में बोलते हैं। That long and noble line ended and now began again with me। तो क्या होता है, I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought। मतलब बताते कि मैं एकदम दुखी हो गया इस बात से कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं बोल सकता हूँ। He was pained that he cannot thank them, कि वो मैं उनको कैसे जा करके पर्सनली सबको थैंक बोलूँ और दिखाऊं कि देखिए आपने जिस हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी उसका क्या नतीजा निकला है, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपकी लड़ाई की वजह से बनी हुई है और आपने जितना भी देश के लिए किया है उन सबको मैं एक नए मुकाम पे लेकर आया हुआ हूँ और आप लोग ने जितना सेक्रीफाइस हमारे देश के लिए किया है
वो सब कुछ आज एकदम बढ़िया हो चुका है और उसकी बदौलत ही आज एक साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है जिसका प्रेसिडेंट मैं बना हूँ। आप लोग की जो जान आपने देश के लिए कुर्बान किया उन सब का बदला मैं ले चुका हूँ आज, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in many in my country and my people। जो एपार्थाइड मतलब रंग भेद रहा उसने लोगों के दिलों में गहरा चोट पहुंचा दिया है और जो लंबे समय तक चलता रहेगा मेरी कंट्री और मेरे कंट्री के पीपल के अंदर। ये बात वो यहाँ पर बोलते हैं कि उसने दिलों में गहरी चोट पहुंचा दी है जो काफ़ी लंबे समय तक मेरे कंट्री के लोगों में रहे। जो रंग भेद की नीति के कारण मेरे देश और मेरे देश के लोगों के अंदर एक गहरा और कभी भरने ना वाला ऐसा घाव चला गया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from the एक मिनट देखिए, all of us will spend many years if not generations recovering from the profound hurt। मतलब जनरेशन तो नहीं लेकिन बहुत साल लग जाएगा हमको इस सब चीज़ों से रिकवर करने के लिए। कई पीढ़ियां तो हम नहीं कह सकते पर कई वर्ष तो अवश्य ही लग जाएंगे इस गहरे घाव से निकलने के लिए हम लोगों को। But the decades of the oppressions and brutality had another unintimidated effects, and that was its profound. The Oliver Thomas and the Walter Sichlas and the Chief Luthiers, the Yusuf Decotes and the Brain franchise। यहाँ पे लोगों की बात कर रहे हैं जो मेन थे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका, इनके साथ सबकी इमेज भी देखो आराम से दी हुई है। ओलिवर की इमेज दी है, वॉल्टर की इमेज दी हुई है, चीफ की, यूसुफ की, ब्रायन की, रॉबर्ट की, कि ये सारे लोग देश के लिए कितना मतलब ही कॉल्ड द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर, वॉल्टर, चीफ, यूसुफ एक्सेट्रा, हु वर द मेंस ऑफ अनकॉमन करेज एंड विजडम एंड जेनरोसिटी। ठीक है, तो इन लोगों की बात यहाँ पे इन्होंने की है कि ये हमारे देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे। जैसे हम महात्मा गांधी को अपने देश का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर मानते हैं, द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को मानते हैं, उनके साथ हम जवाहरलाल नेहरू जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इन अ सेम वे नेल्सन मंडेला भी अपने देश के बड़े फ्रीडम फाइटर्स को याद कर रहे हैं और उनको क्या बता रहे हैं कि ये लोग अनकॉमन करेज के लोग थे जिनके अंदर विजडम और जेनरोसिटी कूट कूट करके भरी हुई थी। विजडम और जेनरोसिटी की बात देखो यहाँ इन्होंने की हुई है। करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट लाइक देयर मैनी नेवर बी नोन अगेन। ऐसा आदमी दोबारा आना पॉसिबल नहीं है। Perhaps it required such depth of operations to create such heights of character। मतलब ऐसा कैरेक्टर वाला आदमी आना अब पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत सारा सफरिंग जो देखा होगा, जो सब कुछ जानता होगा वही कर सकते हैं। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स लाइक बीनीथ इट्स सॉइल। मतलब जो मेरा देश है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच है इस चीज़ में। मतलब हमारे देश में रियल वेल्थ काफ़ी पाया जाता है। मंडेला बिलीव दैट सिटीजन्स आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। मतलब जो मेरे कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको उन्होंने किसकी तरह काउंट किया है? वेल्थ की तरह, कि मेरे जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, मेरे साउथ अफ्रीका के लोग, एक वो रियल वेल्थ है कंट्री की। यही तो सच्चे जेम्स है कंट्री के जो हमारे देश या हमारी धरती पर हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल। मतलब कि मेरे देश में तो काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं। हम कहते हैं ना साउथ अफ्रीका में अच्छे खासे मिनरल्स है लेकिन तभी वो गरीब है। तो बताते हैं कि मेरे देश में तो काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, पर जो रियल वेल्थ है मेरी कंट्री का वो कौन है? ये पीपल साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के लोग, ये रियल वेल्थ है। हाँ, कहते हैं बेशक मेरे देश में काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, काफ़ी सब कुछ होता है, लेकिन जो रियल वेल्थ है मेरे देश का वो ये साउथ अफ्रीका के लोग हैं। मतलब मेरी धरती के अंदर काफ़ी खनिज या बहुमूल्य पदार्थ, पत्थर भरपूर हैं, लेकिन हमेशा ही ये मानना है कि सबसे बड़े बहुमूल्य चीज़ क्या है? हमारे नागरिक हैं जो युद्ध में हीरो से भी अधिक शुद्ध और सच्चे हैं। वो ये बात कहते हैं, आर ट्रूअर देन दैट ऑफ प्योरेस्ट डायमंड। मतलब ये लोग डायमंड है, प्योर डायमंड है हमारे देश के ये लोग। ऐसी बात नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए कहते हैं।
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. मैं इन्हीं लोगों से करेज जान पाया क्या होता है। इन्हीं संघर्ष में जो इन सिपाहियों ने जैसा साहस दिखाया, इन्हीं से मैंने सच्ची में सीख पाया कि असली साहस क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग अपने जीवन को, बार बार मैंने देखा है कि जो पुरुष और महिलाएं रही हैं वो अपने जीवन को संकट में डाल देती हैं, न्यौछावर कर देती हैं देश की आज़ादी के लिए। फिर आते हैं हम लोग, I have seen men stand up to attack and torture without breaking. देखा और and showing a strength and resilience that defines the imagination. यहाँ पे आते हैं, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not when he does not feel afraid, but he who conquers the fear. मतलब कि यहाँ वो बताते हैं कि मैंने उन पुरुषों को देखा है जो टूटे बिना हमलों और प्रताड़नाओं को सहते हैं और जो हिम्मत और दुख सहने की शक्ति प्रदर्शित करते हैं। ऐसा अकल्पनीय है। मैंने सीखा है कि साहस का अर्थ डर कर ना होना है, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना है। बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर पे जीत लेता है। मतलब हम कहते हैं ना, डर से जो ओवरकम कर लेता है, डर को जो निगल लेता है, डर से जो बाहर निकल के आ जाता है, वो सबसे बड़ा फाइटर है, वो सबसे बड़ा कह सकते हो जीत है। तो यही बात यहाँ पे वो अपने साउथ अफ्रीकन मेन एंड वुमेन के लिए बताते हैं कि कितना सफरिंग इन लोगों ने देखा, कितना सब कुछ टॉर्चर सहा है, लेकिन बार बार वो सब टॉर्चर और कष्ट सहने के बाद, मुसीबतों से लड़ने के बाद वो उभर के बाहर आते हैं। उसे उभरने की शक्ति उनके पास, सारी चुनौतियों से वो जीत जाते हैं, जीत हासिल सब चुनौतियों पर वो कर लेते हैं। ये बात वो लिखते हैं। नीचे आते हैं हम लोग, No one is born hating another person because of the color of their skin. कोई भी इंसान जन्म से ही दूसरे व्यक्ति को उसकी चमड़ी या रंग के आधार पे नहीं अलग करता है, नहीं हेट करता है। फ्रॉम हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, या किसी को किसी भी जन्म से ही नहीं हम किसी के बैकग्राउंड के ऊपर हेट करने लगते हैं, उसके धर्म के ऊपर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर हमको जन्म के बाद ये सिखाया जाता है कि ये गंदा रंग है, ये अच्छा रंग है, इसका बैकग्राउंड अच्छा है, इसका रिलीजन अच्छा है, इसका रिलीजन गंदा है, इसका बैकग्राउंड गंदा है, तो हमको अगर जन्म के बाद ये सब सिखाया जाता है, इन द सेम वे हमको जन्म के बाद ये भी सिखाया जा सकता है हेट करने की जगह कि प्यार करो हर चीज़ से। हाँ, हर चीज़ इक्वल है। दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। मतलब कि हेट की जगह अगर लव बताया जाए तो वो ज़्यादा नेचुरली हमारे अंदर से निकलेगा, हम ज़्यादा अच्छे से उसको सीख पाएंगे। घृणा करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लव करना सबसे आसान चीज़ है इस दुनिया में, इस धरती पर। तो प्रेम करना हमको सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम से के विपरीत जो इंसान अगर घृणा करता है वो ज़्यादा मुश्किल है करना। लव इज़ मोर नेचुरल। प्यार एक तरह से बताया गया है कि नेचुरल चीज़ है। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimpse of humanity in वन ऑफ द गार्ड। मतलब कि पहले जब हम लोग प्रिजन में थे तब की नेल्सन मंडेला जी अपनी बात बताते हैं, अपनी कहानी बताते हैं कि तब क्या क्या होता था उनके साथ। सॉरी कि हम लोग के जो हम गार्ड्स हुआ करते थे, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉर्चर करते थे, बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ मतलब इनह्यूमन बिहेवियर करते थे। लेकिन जो हमारे उनके साथी सिपाही लोग थे, दर्द को पहले सहन करते थे, अंदर तक पूरा दर्द को सहन करते थे। लेकिन जो वहाँ पे गार्ड था उनके बारे में उन्होंने बताया है, यहाँ पे आते हैं इस लाइन में हम लोग, Even in the grimmest time in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see the glimmers of humanity in one of the guard. Perhaps
just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Men's goodness is the flame that can be hidden but never extend. मतलब मंडेला साहब यहाँ अपने जेल की दिनों को याद करते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जब मैं जेल में था तो सबसे दुख भरे समय मेरे लिए वो था जब मैं साथी मतलब अपने साथी सिपाही और मैं दर्द में सहन करने की एकदम अंतिम हद तक चले गए थे, तो मैंने एक सिपाही की मानवता को देखा था। शायद एक क्षण के लिए उन्होंने वो चीज़ देखी होगी, जस्ट फॉर अ सेकंड उन्होंने देखा था, लेकिन ये इतना ही उनके लिए एनफ था, काफ़ी था आगे बढ़ने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वो इतना ही काफ़ी था कि मनुष्य की एक अच्छाई को मतलब वह आग है कि जो उसके अंदर हमेशा जलाई रहनी चाहिए और कभी बुझाई नहीं जानी चाहिए। अच्छाई एक आग है जो हमेशा जलती रहनी चाहिए, कभी बुझनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। इन लाइफ एवरी मैन हैज twin obligations to his family, to his parents and to his wife and children, and he has an obligation with his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill their obligations according to their own inclination and abilities. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मंडेला believed that every man had two obligations, एक उसकी फैमिली के लिए और एक उसके नेशन या कंट्री के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? मतलब जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती है। एक जिम्मेदारी किसके लिए होती है? अपने परिवार के लिए, एक उसके माता पिता और पत्नी और बच्चों के लिए, और दूसरी जिम्मेदारी उसके अपने लोगों के लिए होती है, अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी, अपने देश के प्रति होती है। जब एक नागरिक होता है वो मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का स्वभाव होना चाहिए और उसकी योग्यता अनुसार उसे अपना पूरा करने में समर्थ दिखाना चाहिए। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। He should fulfill both of them, मतलब उसको दोनों जिम्मेदारी निभानी चाहिए और दोनों को फुलफिल करना चाहिए, एक अपने घर के प्रति और एक समाज या नेशन के प्रति। तो ये कहते हैं but in the country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of their obligations. तो था, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था फॉर द मैन ऑफ माई बर्थ, मतलब ब्लैक लोगों के लिए ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जन्म से रंग भेद वाले व्यक्ति पैदा हो जाते थे, रंग भेद आ जाता था पैदा होते ही, तो उनके लिए कर पाना एकदम नामुमकिन सा हो गया था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में मतलब कि अश्वेत जो व्यक्ति थे जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयास कर रहे थे, उनको तुरंत ही मतलब ब्लैक लोगों को तुरंत ही रहने का प्रयास जो कर रहे थे इंसान की तरह, उनको सजा दे दी जाती थी और अलग कर दिया जाता। आइसोलेटेड मतलब अलग कर देना, या आपने कोविड में ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, आइसोलेशन। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल देयर ड्यूटी to his people was immediately ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. मतलब कहते थे कि अनअवॉइडेबल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग। दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति होते थे वो अपने लोगों के प्रति अगर सारी जिम्मेदारियां पूरी करने का प्रयास करते तो उसके लिए उनके परिवार और घर से जबरदस्ती दूर कर दिया जाता था उनको, और एकांत और विद्रोह की मतलब रोशनी में उनको डाल दिया जाता था। मतलब वो एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, तुम कि जाओ तुम उधर रहो, अलग रहो। I did not in the beginning choose to place माई पीपल अबव माई फैमिली, मतलब बताते कि मैंने प्रारंभ में अपने परिवार के ऊपर नहीं रखा था उन लोगों को, लेकिन आगे पढ़ते हैं but in the unattempting serve to my people, I found that I was prevented from fulfilling my own obligation as a son, brother and a father and a husband. लेकिन बताते हैं लेकिन मेरे लोगों की सेवा जब मैं करने की कोशिश करा तो मैंने देखा कि मुझे एक बेटे, भाई या पिता के तौर पे, पति के तौर पे जिम्मेदारियां पूरा करने से रोक दिया जा रहा था बार बार। ये बात वो नेल्सन मंडेला बात करते हैं।
पर जो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका में, दे कुड नॉट फुलफिल देयर बोथ द थिंग्स इन ऑर्डर टू डू समथिंग फ्रॉम, अगर अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहते थे तो मंडेला बताते हैं कि मंडेला वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज फैमिली, थस ही could not never feel his obligation towards his family, तो उनको अपनी फैमिली की भी जो ऐसा फादर बेटा सन ब्रदर करना था वो नहीं कर पा रहे थे। I was not born with hunger to be free, मतलब अब वो बताते हैं कि मैं आज़ादी या आज़ाद होने की लालसा के साथ पैदा नहीं हुआ था। मुझे पहले जब मैं पैदा हुआ तो मुझे कोई आज़ाद होने का शौक़ नहीं था, मुझे कुछ नहीं था कि मुझे ऐसा होना है कि फ्रीडम चाहिए मुझे, लेकिन बट आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे आई कुड नो, तो वो क्या बताते हैं, मैं स्वतंत्रता के लिए तो था, आज़ाद होना था, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे अंदर नहीं, हर तरह से आज़ादी उतना नहीं चाहिए था मुझे, उतना नहीं चाहता जितना मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड, बस उतना चाहता था कि मैं फ्री होकर अपनी फील्ड में रन कर सके। नियर बाय मदर्स हर्ट, मतलब अपने घर के अगल बगल दौड़ सके, फ्री होकर स्विम कर सके, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, अपनी अच्छी नदी में जहाँ क्लियर हो, जहाँ पे साफ सुथरा पानी हो, बस वहाँ जाके नॉर्मल स्विम कर सके। रन थ्रू माई विलेज, अपने गाँव में पूरा दौड़ सके, इतना ही बस वो चाहते थे। फ्री टू रोस्ट माई मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ride the broad back of slow moving bulls, as long as I obeyed my father and by the customs of my tribe I was not troubled but the laws of men or God। तो वो बताते हैं ये चीज़, क्या बताते हैं कि मैं अपनी झोपड़ी के पास बस खेतों में दौड़ने की आज़ादी चाहता था, मेरे गांव में बहने वाली जो झरने थे उसमें मैं तैरने की आज़ादी चाहता था, तालों के नीचे मैं बस भुट्टा सेकने की आज़ादी चाहता था, धीमे धीमे चलते हुए बैलों की मतलब सवारी करना चाहता था। जब तक मैं मेरे पिता की आज्ञा मानता रहा जब तक मैं मेरे पिता की आज्ञा मानता रहा और मेरे कबीले या रीति रिवाजों से बंधा रहा, मुझे इंसान और ईश्वर में बनाए गए नियमों में कोई भी परेशानी नहीं थी। इतना बात वो बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ओनली वेन आई बेग टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन आइसोलेशन, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I beg to hunger for it। फिर जब वो आगे बड़े होते हैं तब उनको समझ में सारी बातें आती हैं। मतलब वो बताते हैं कि मुझे ये ज्ञान प्रारंभ में तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जब मैं एक चाइल्डहुड या से ऊपर आके बॉयहुड या लड़कपन में जब आया, एक आज़ादी का चाहा, जब मैं युवा था तब मुझे लगा कि मुझे ये आज़ादी में चाहिए, तब मुझे उम्मीद आया या पता चला या मालूम चला कि भाई यहाँ तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो चुका है। तब रोक टोक होना शुरू हुआ या कह सकते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। At first, as a student, I wanted freedom ओनली फॉर माई सेल्फ। पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे तो अपनी आज़ादी चाहिए थी, अपना मैं सब कुछ कर सकूँ, अपने लिए सब कुछ कर सकूँ, उतनी आज़ादी मुझे चाहिए थी। द स्टैंटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब इतने कि मुझे रात में बाहर रहने को मिल जाए। रीड वॉट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर एवर आई चूज़, बस मुझे जो पढ़ना हो मुझे वो किताबें मिल जाए, वो चीज़ें मिल जाए, और मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं उतना ही जा सकूँ, घूम सकूँ, रह सकूँ, उतना ही वो चाहते थे। लेटर एज, बाद में अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, मतलब आगे चल के उन्होंने देखा, आगे चल के वो जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में जब वो आगे बढ़े, आगे गए। आई yearn फ्रॉम द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। जब वो जोहान्सबर्ग गए तो वो अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने लगे। ऑफ अर्निंग टू कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, तो वो चाहे कि मैं अपनी जो आजीविकाएं हैं उनको कमाऊँ, शादी करने के लिए और परिवार बनाने के लिए मौलिक और सम्मानजनक आज़ादी उनको चाहिए। तो क्या करते हैं, द फ्रीडम
नॉट टू बी obstructed इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसी आज़ादी हो जिनमें न्याय संगत जीवन में कोई बाधा आ सके। ठीक है, वो मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे जहाँ वो अच्छे से रह सकें। एज ए स्टूडेंट व्हेन ही वांटेड फ्रीडम जस्ट फॉर हिमसेल्फ, एज ए स्टूडेंट जब वो थे बचपन में या जब कॉलेज में, तो वो बस अपने लिए फ्रीडम चाहते थे। देन एज ए यंग मैन जब वो जोहान्सबर्ग में गए, ही वांटेड फ्रीडम टू अचीव, वो चाहते थे कि इतनी फ्रीडम मिल सके तो मैं कि मैं अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकूँ और एक फैमिली स्टार्ट कर सकूँ और कुछ पैसे अर्न कर सकूँ, अर्न फॉर हिमसेल्फ। एज ही ग्रो अप ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट फ्रीडम दैट ही एंजॉयड एज चाइल्ड वाज जस्ट इल्यूजन, कि जब वो बड़े हुए फिर उनको मालूम चला जो मैंने बचपन में फ्रीडम एंजॉय किया, इल्यूजन मतलब कि जो रियल नहीं है, तो वो सब क्या था, एक इल्यूजन था, वो सच्चाई नहीं थी, ऐसा मंडेला साहब बताते हैं यहाँ पर। बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट, बताते हैं स्लोली आई सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई फ्री बट माई ब्रदर सिस्टर्स वर नॉट, कि मैं ही नहीं जो मेरे मतलब कि मंडेला रियलाइज दैट हिज कंप्लीट कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिम लैक्ड फ्रीडम, मतलब कि उनके ब्रदर एंड सिस्टर के पास भी कोई राइट या फ्रीडम नहीं हुआ करते थे। आई saw that it was not just my freedom that I culled but the freedom for everyone who looked like I did। तो बताते हैं कि मैं पूरी अफ्रीका के लिए चाहता था कि फ्रीडम आए, या सारे ब्लैक लोगों के लिए मैं चाहता था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल, उस दिन फिर मैंने सोचा कि मैं आज अपने लोगों के लिए, अपने अश्वेत लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करूँगा। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। फिर उस दिन जो मेरे खुद की मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, वो फ्रीडम बदल के मुझे अब अपने पूरे अफ्रीकन्स के लिए फ्रीडम चाहिए थी। ही जॉइंड इंडियन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस टू डिजायर टू गेन फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर हिज ओन कम्युनिटी। ठीक है, it was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove me a law-abiding attorney to become a criminal, that turned my family-loving husband into a man without a home। ठीक है, दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। Freedom is indivisible, the chains on anyone from my people were like a chains on all of them, the chain on all of them। ठीक है, the chains on my people were like a chain on me। तो ये बताते हैं नेल्सन मंडेला कि अब जो होता है क्या होता है। मंडेला लाइक दैट ही कुड नॉट एंजॉय हिज फ्रीडम व्हेन हिज कम्युनिटी वाज नॉट फ्री। जब मेरी कम्युनिटी ही फ्री नहीं है तो मैं किस बात का फ्रीडम एंजॉय कर पाऊंगा। ही ऑल्सो रियलाइज दैट इट वॉज जस्ट लाइक ऑप्रेस्ड ऑन अ ऑप्रेसर इज नॉट ऑलवेज फ्री, ऑप्रेस्ड लाइक अ प्रिजनर ही हेटेड। और वो लोग को लगा कि जब मेरे लोग नहीं फ्री हैं, मेरे लोग नहीं चैन से जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, तो किस बात की फ्रीडम, किस बात। और मैं जो एक अच्छा हस्बैंड था वो सब बदल कर वो अब देश के प्रति चले गए थे। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जब शामिल हुए तो उन्होंने देखा कि मेरी अपनी आज़ादी की भूख बढ़ के अब लोगों की आज़ादी चली गई थी। ठीक, अब वो चाह रहे थे कि वो ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा कुछ करें जहाँ पे सबके लिए सब कुछ हो, सब समान भाव से देखे जाए, रहे जाए, समान भाव से रहे और किसी को किसी भी बेड़ियों में ना जकड़ा जाए, सब लोग आज़ादी के साथ रहें, इतना वो चाहते थे। अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको मैं आराम से करा दूंगी आपको अगले मतलब वीडियो में। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट BYQs हैं वो भी मैं करा दूंगी, तो आप समझ जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर